औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा पढ़ने लगे हैं हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी के। तो आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS है। पेज नंबर ये 32 है, 32 भी कह सकते हैं, 32 पेज नंबर। तो इससे पिछले वाला हम पढ़ के आए हैं सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो अद्वियात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे असरअंदाज होती थी वो हमने पीछे पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो असरअंदाज होने वाली अद्वियात हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसको शॉर्ट में कहते हैं बेटा CNS, और ये मुश्तमिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, तो ये देखें, ये ब्रेन है बेटा, ये दिखा रखा है उन्होंने, और ये सारा क्या दिखा रखा है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि इसके 5 रीजन होते हैं। एक सर्वाइकल रीजन, इसमें 7 वर्टिब्री होती हैं बेटा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, और फिर उसके बाद आ जाएगी थोरेसिक में होती है बेटा 12 वर्टिब्रीज, T1 से T12 तक। लंबर में होती हैं L2 से L5 तक 5 वर्टिब्रीज, और सैक्रल में भी होती हैं 5, लेकिन ये जुड़ी हुई होती हैं, और कॉक्सिजियल में 4 होती हैं, और ये भी जुड़ी हुई होती हैं। तो टोटल बेटा 33 जो है ना वर्टिब्रीज होती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। ये C1 to C3 से ना नेक के मसल्स हैं, यहाँ से नेक को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलती हैं वो नेक को कंट्रोल करती हैं। C4 वाली डायाफ्राम होता है पसलियों के नीचे जो मोटी मस्कुलर तय होती है जो सांस लेने में हेल्प करती है, वो डायाफ्राम है। इसको डायाफ्रैगम नहीं पढ़ना। फिर आ जाएंगे C5 वाले, ये डेल्टॉइड या शोल्डर मसल्स को बेटा कंट्रोल करते हैं। और फिर आ जाएगी आपकी C6 वाले रिस्ट कलाई को, और C7 वाले ट्राइसिप को। ट्राइसिप कहते हैं ये जो आपकी बॉडी शाडी बनाते हैं ना बाजू की, तो ऊपर वाले मसल बाइसिप होते हैं, नीचे वाले ट्राइसिप होते हैं। और C1 to C8 फिंगर्स को कंट्रोल करती हैं। फिर आ जाएंगी थोरेसिक T1 में हैंड को कंट्रोल करती हैं। T2 से T12 तक इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, और ट्रंक धड़ हो गया। इंटरकोस्टल मसल कहते हैं पसलियों के दरमियान में पसलियाँ गोश्त इस तरीके से लपाक ने बना रखी हैं, वो दरमियान के जो गोश्त है उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और T7 से L1 तक ये एब्डोमिनल्स को, पेट के जो अज़ा हैं उनको कंट्रोल करेगी। T12 से L2 इजैकुलेशन कहते हैं जब मेल फीमेल का मिलाप हो रहा होता है तो मर्द का जो मादा तौलीद जिसको मनी कहते हैं वो निकलता है, तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये T11 से L2 तक, नंबर 2 तक यानी कि ये कंट्रोल करती हैं। फिर आ जाएगा L2 हिप्स, कूल्हे के जो जॉइंट्स हैं उनको। फिर आ जाएगा L3, ये आ जाएगा क्वाड्रिसेप्स कहते हैं बेटा थाई के सामने वाले मसल्स। और L4 और L5 कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स और नी को कंट्रोल करते हैं। ये क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स मैं दिखाता हूँ आपको, ये नए अल्फाज हैं। ये जो बेटा थाई के मसल नज़र आ रहे हैं ये रेड से जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये क्वाड्रिसेप्स हैं। और इसके बाद ये जो हिप्स के पीछे थाई के जो मसल नज़र आ रहे हैं ये हैं आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। ये 3 किस्म के हैं, बाइसेप फेमोरिस है, और सेमी टेंडिनोसस है, और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस है। ये 3 मसल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। फिर आ जाएगा बेटा L4 से S1 यानी सैक्रल 1, ये फुट को कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाएगा S2, ये पिनाइल इलेक्शन, पिनाइल पीनस को कहते हैं बेटा, मर्द का जो उज़्व तनासुल है, जब मेल फीमेल का मिलाप हो रहा हो तो उसमें तनाव आता है, टाइटनेस आती है, तो उसको क्या कहते हैं, पिनाइल इलेक्शन। फिर S2 से S3, ये बाउल एंड ब्लैडर, बाउल बेटा आंत को कहते हैं, बड़ी आंत को, और ब्लैडर मसाने को कहते हैं। तो ये सैक्रल 2 और सैक्रल 3 इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये बाकायदा पढ़ते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मुश्तमिल है दिमाग पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की 2 मेजर शाखों में से एक शाख है। तो अब पढ़ते हैं बेटा ड्रग्स इफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो अद्वियात जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर करती हैं या उस पर असरात डालती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी CNS डिप्रेसेंट और CNS स्टिमुलेंट्स। ठीक है, जो अद्वियात CNS पे असर डालती हैं या तो वह CNS को थोड़ा डिप्रेस करती हैं, दबाती हैं, और CNS स्टिमुलेंट या इसको तेज़ करती हैं, यानी या दबा देती हैं या तेज़ कर देती हैं। डिप्रेसेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकली
जो डिप्रेसेंट हैं यानी दिमागी जो सलाहियतें हैं उनको कम करने वाली अद्वियात वो ज़्यादा अहम हैं अद्वियाती तौर पे एंड थेराप्यूटिकली, फार्माकोलॉजिकली और थेराप्यूटिकली बेटा ये इलाज के लिए हैं। एंड देन स्टिमुलेंट्स की निस्बत यानी जो दिमाग को तेज़ करने वाली अद्वियात हैं उनकी निस्बत जो दिमाग की सलाहियतों को थोड़ा सा कम कर देंगी वो ज़्यादा जो है कारआमद हैं। मोस्ट ड्रग्स दैट इफ़ेक्ट द CNS एक्ट बाई आल्टरिंग सम स्टेप्स, बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो जो CNS को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर करती हैं वो कुछ स्टेप को तब्दील कर देती हैं। आल्टरिंग का मतलब क्या होता है, तो उसमें तब्दीली लाना। इन न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस, जो न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे इंसान इंतहाई खुशी के जज्बात या कोई और उसको बीमारियां लग रही हैं CNS स्टिमुलेंट्स की वजह से, तो अगर उसको हम डिप्रेसेंट मेडिसिन देंगे तो वो सलाहियतें कुछ कम हो जाएंगी और इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें हम आगे देखेंगे कुछ एंजाइटी होती है, एंजाइटी कहते हैं बेटा परेशानी होना, या एक होती है आपकी पार्किंसनिज्म बीमारी जिसके अंदर इंसान के हाथ पांव कांपते हैं। वो होता क्या है, उसका CNS स्टिमुलेंट हुआ है तो उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि डिप्रेसेंट होंगी और जैसे डिप्रेस होगा उसका CNS तो वो इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ड्रग अफेक्टिंग द CNS में एक्ट प्री साइनेप्टिकली एंड, अच्छा ये लफ्ज़ बेटा गौर करना है, जो ड्रग इफ़ेक्ट करती हैं CNS को वो एक्ट करती हैं प्री साइनेप्टिकली, प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स में दिखाता हूँ बेटा, पहले भी मैं कई सारे लेक्चरों में दिखा चुका हूँ। ये देखें बेटा, एक न्यूरॉन होती है, ये न्यूरॉन आई, इसके ये डेंड्राइट होते हैं, ये एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन टर्मिनल, और ये दूसरी न्यूरॉन है, इसके ये डेंड्राइट, ये एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल, हर बहुत सारी लाखों न्यूरॉन हैं और पैगाम रसानी का काम इन न्यूरॉन के ज़रिए होता है बेटा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के दरमियान में जो ये गैप होता है इसको साइनेप्स कहते हैं हम यहाँ पे, इस गैप को, ठीक है। तो जो पहले होगी वो कहेंगे प्री और जो बाद में होगी उसको कहेंगे पोस्ट। तो ये प्री और पोस्ट ये जहन में रखना है। तो मैं साइनेप्स दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये साइनेप्टिक गैप है, बीच में ये लिखा हुआ है प्री साइनेप्टिक गैप। तो कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो साइनेप्टिक गैप से पहले यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे काम करती हैं और कुछ होती हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे काम करती हैं। तो ये जहन में रखना है, ये जो गैप है ये साइनेप्स है, इससे पहले वाला प्री साइनेप्टिक ये लिखा हुआ है और बाद में क्या होगा ये पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये अल्फाज जो हैं बेटा आपको प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक और साइनेप्टिक ये आएंगे अल्फाज बार बार, तो फिर मैं बताऊंगा नहीं, आपको मैंने समझा दिया है। ये न्यूरॉन का लास्ट टर्मिनल है, ये न्यूरॉन का जो है फर्स्ट टर्मिनल है, क्योंकि ये पहले वाली न्यूरॉन है, ये बाद वाली न्यूरॉन है। ये देखें नर्व इम्पल्स यहाँ से गई और यहाँ पे पहुँच गई, क्या हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर आए और ये न्यूरोट्रांसमीटर शिफ्ट होते हैं बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर हैं, ये जब खुलते हैं ये 4 तो आगे वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाएं तो ये नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र करेगी, मूव करेगी, नहीं तो मूव नहीं करेगी। ये देखें यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, इन गेट्स के ज़रिए इंटर होके यहाँ चले गए और ये नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। ये साइनेप्टिक गैप है, ये प्री साइनेप्टिक और ये पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे बेटा, ये अल्फाज आपको अब समझ में आएंगे कि वो क्या कहते हैं कि ड्रग जो इफ़ेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को में एक्ट, वो असरअंदाज हो सकती है प्री साइनेप्टिकली यानी साइनेप्स से पहले, बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के काम को क्या करेंगी, या तो पैदा करेंगी या स्टोर करेंगी या रिलीज़ करेंगी या इनको टर्मिनेट कर देंगी। तो ये सारे काम करेंगे किसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर जब आगे जाएंगे ही नहीं तो पहले ही यानी प्री साइनेप्टिकली उनको इफेक्ट कर दिया है। ऐसी अद्वियात जो CNS पे काम करती हैं। अदर एजेंट्स में एक्टिवेट और ब्लॉक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, और कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो एक्टिवेट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो मैंने गेट दिखाए थे बेटा वो वाले हैं। तो कुछ करेंगे प्री साइनेप्टिक पे और कुछ करेंगी पोस्ट साइनेप्टिक पे। तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि प्री साइनेप्टिक क्या था, पोस्ट साइनेप्टिक क्या था। हाउएवर ताहम वी विल डिस्कस प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो हम यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइप ड्रग्स जो हैं डिस्कस करेंगे, यूज इन डिफरेंट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज़, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उन पर असरअंदाज होंगी। अच्छा बार बार आ रहा है बेटा, ये मारूजी बन सकती है। प्रोटोटाइप ड्रग क्या होती है, पहले तो वो दवा नहीं होती, ठीक है, और
जब हम उसको बॉडी में एंटर करते हैं तो बाद में मेटाबॉलिज्म से तोड़ फोड़ होकर वो दवा बन जाती है। जैसा कि हमारा होता है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसी दवा है जो आपके बेटा दिमाग को स्टिमुलेट करती है, तेज़ करती है, खुशी का एहसास दिलाती है। लेकिन डोपामीन आपके दिमाग में खुद ब खुद भी बनना होता है। लेकिन अगर बाहर से आप डोपामीन देंगे तो डोपामीन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि अल्लाह पाक ने एक ऐसी रुकावट बना रखी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाती और आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर आप उसको ओरली या इंजेक्शंस के ज़रिए किसी भी तरीके से डोपामीन बाहर से देंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो आप उसके लिए एक प्रोटोटाइप ड्रग देते हैं जिसको लीवोडोपा कहते हैं। हम लीवोडोपा दे देंगे, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और जैसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो वो डोपामीन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए था असल डोपामीन, लेकिन हम डोपामीन को डायरेक्टली इंटर नहीं करवा सकते थे, इसलिए हम उसकी जो है प्रोटोटाइप ड्रग दी हमने, लीवोडोपा। ठीक है, तो ये सारी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं, यानी खुद ड्रग नहीं है, मेटाबॉलिज्म के बाद जाके ये ड्रग बनेंगी और असरअंदाज होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं बेटा? न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ वाली हैं, एंजियोलाइटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। उर्दू में लिख लें, मैं बता देता हूँ बेटा। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ हैं ऐसी बीमारियाँ जो न्यूरॉन को मार रही होती हैं, तबाह कर रही होती हैं, उन बीमारियों के लिए अद्वियात। एंजियोलाइटिक, एंजाइटी कहते हैं परेशानी को ख़त्म करने वाली अद्वियात या हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोसिस कहते हैं बेटा खामखा ख्यालात आना, किसी भी जगह पे बंदा ऐसे ही पहुंच जाए, भाई मैं मदीना पाक फिर रहा हूँ, मैं किसी पार्क में फिर रहा हूँ, मेरी मुलाकात मेरी जानू मानू से हो रही है, ऐसे ख्यालों में किसी किसी को सोचते रहना, वो ऐसे क्या हैं? हिप्नोसिस उसको बोलते हैं। तो ऐसे ख्यालात आ रहे हो तो ये दवाई देंगे तो उसके जो है हिप्नोसिस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सीएनएस स्टिमुलेंट कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तेज़ कर देंगे अद्वियात। एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं जो डिप्रेशन को ख़त्म करेंगे अद्वियात। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स न्यूरॉन पे काम करेंगे बेटा। एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को, जो मिर्गी को ख़त्म करने वाली अद्वियात होंगी वो क्या कहलाएंगी? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो हमने बारी बारी ये सारी पढ़नी है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरो डिजनरेटिव जो डिज़ीज़ है, यानी ऐसी बीमारी जिसमें न्यूरॉन मर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। अल्लाह का निज़ाम है बेटा, ये न्यूरॉन अगर इनकी डेथ होती भी है तो ये रिकवर हो जाते हैं, इनकी जगह नए बन जाते हैं। लेकिन ऐसी जो बीमारी होगी न्यूरो डिजनरेटिव, उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को भूलने की बीमारी हो जाएगी, उसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, नाम याद नहीं रहेंगे और हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं पार्किंसनिज्म डिजीज़, पार्किंसन है। तो इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो उसको हम कुछ अरसे तक ना मतलब उसमें बेहतरी ला सकते हैं उस शख्स में ऐसी अद्वियात दे के। तो जिसमें आ जाएगी लीवोडोपा। लीवोडोपा का मैंने अभी बताया आपको कि लीवोडोपा क्या होती है। यानी पार्किंसन डिजीज़ मैंने बताया कि हाथ कांपेंगे, याददाश्त जाना शुरू हो जाएगी, न्यूरॉन उसके डेड होना शुरू हो जाएंगे और कुछ नाम नहीं याद रहेंगे, तो पार्किंसनिज्म बीमारी है। तो वो ठीक होती है ऐसी अद्वियात से जो डोपामीन बनाएं। ठीक है, तो डोपामीन बनाने के लिए लीवोडोपा देंगे तो जाके दिमाग में वो डोपामीन बनेगी और इसको डोपामीन जब बनेगी तो वो पार्किंसनिज्म को ठीक करेगी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एंटी पार्किंसनियन ड्रग। ठीक हो गया। उम्मीद आपको ये मेरे अल्फाज समझ में आ गए होंगे। तो लीवोडोपा इज़ अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। लीवोडोपा क्या है? मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है, यानी मेटाबॉलिक के बाद ये दवा बनेगी ऑफ डोपामीन, डोपामीन बन जाएगी ये। इट डिक्रीजेज द रिजिडिटी, ये सख्ती को कम करेगी। ट्रेमर्स, हाथ कांप रहे हैं तो उसको कम करेगी। एंड अदर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म, और जो दूसरी अलामात हैं पार्किंसनिज्म की उनको ये ठीक कर देगी। बिकॉज पार्किंसनिज्म रिजल्ट फ्राम इनसफिशेंट डोपामीन, क्योंकि पार्किंसनिज्म किसकी वजह से होती है? ना काफ़ी डोपामीन होने की वजह से। यानी डोपामीन है तो सही लेकिन इतना नहीं है कि वो आपको खुशी का एहसास दे सके और इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल दिला सके। तो डोपामीन कम होता है।
इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के ख़ास कुछ रीजन्स में। अच्छा, अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड, कुछ ऐसी कोशिशें की जाती हैं टू रीस्टोर द डोपामीन डेफिशिएंसी, ताकि डोपामीन की जो कमी है इसको रीस्टोर किया जा सके। और रीस्टोर कैसे होगी? हम देंगे लीवोडोपा, क्योंकि डायरेक्टली डोपामीन नहीं दे सकते हम, तो लीवोडोपा जाके मेटाबॉलिज्म के ज़रिए क्या बन जाएगी? डोपामीन बन जाएगी, और वो कमी दूर हो जाएगी, और ये जो अलामात हो रही हैं पार्किंसनिज्म की वो ठीक हो जाएंगी इंसान में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करेगी ये? डोपामीन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो मैंने पहले भी बताया है बेटा कि डोपामीन डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, बट इट्स प्रीकर्सर लीवोडोपा, लेकिन इसका जो प्रीकर्सर लीवोडोपा है इस एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड इज़ कन्वर्टेड टू डोपामीन इन द ब्रेन, और फिर ये दिमाग में जाने के बाद खुद ब खुद ही डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें असल मेन प्रोडक्ट चाहिए भी डोपामीन ही थी। ठीक है, तो इसका काम यही है। तो ये प्रोटोटाइप ड्रग होगी, ऐसी दवा जो पहले तो वो दवा ना हो लेकिन बाद में बॉडी में जाके वो दवा बन जाए, तो ऐसी दवा को हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप ड्रग। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है बेटा इसके? अद्वियाती इस्तेमालात क्या हैं? लीवोडोपा इन द कम्बिनेशन विद कार्बिडोपा, लीवोडोपा को हम मिलाते हैं कार्बिडोपा के साथ, इज़ करंटली अवेलेबल टू, और जो कि मौजूद भी है, टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज़, जो कि पार्किंसन की जो बीमारी है उसको इसके इलाज के लिए मौजूद है। इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, ये बीमारी की शिद्दत में कमी लाती है। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट, चंद ही सालों की जो ट्रीटमेंट है, चंद सालों तक ही जो है ट्रीटमेंट जब करेंगे तो उसमें बीमारी में कुछ उसकी शिद्दत में कमी ला सकती है, मुकम्मल ठीक नहीं होती है पार्किंसनिज्म डिजीज़, क्योंकि बेटा ये ग्रोइंग डिजीज़ है, यानी वक्त के साथ साथ जैसे आपकी एज बढ़ेगी या कुछ माहौलियाती फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, लेकिन कुछ चंद सालों तक इसकी ट्रीटमेंट करके इसके जो असरात हैं इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। तो बेटा हमने थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में मैं हमेशा बताता हूँ 4 चीज़ें याद रखा करें। ADME, ए से क्या है? बॉडी के अंदर जो दवा एडमिनिस्टर करते हैं हम, चाहे वो मुंह के ज़रिए हो या चाहे इंजेक्शंस के ज़रिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहाँ उसने काम करना वो काम दिखाएगी। फिर उसकी तोड़ फोड़ होगी। तीसरी चीज़ मेटाबोलाइज आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म आ जाएगी, और चौथी चीज़ आ जाएगी एक्सक्रीशन। तो हम 4 चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। ADME एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो द ड्रग इज़ अब्जॉर्ब्ड रैपिडली, ये दवा जो है तेज़ी से जज़ब होती है फ्राम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से। लीवोडोपा शुड बी टेकन ऑन द एम्प्टी स्टमक, लीवोडोपा लाजमी तौर पे आपको खाली मैदे खाली पेट लेनी चाहिए। लीवोडोपा हैज़ एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ, हाफ लाइफ इसकी जो शॉर्ट लाइफ है वो बहुत थोड़ी सी होती है, 1 to 2 आवर्स होती है। मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा, ये मरूजी बन सकती हैं कि लीवोडोपा कहाँ से जज़ब होती है, आपने बताना स्मॉल इंटेस्टाइन से। और लीवोडोपा कैसे लेनी चाहिए? एम्प्टी स्टमक, यानी खाली मैदे लेनी चाहिए, खाली पेट। और कितनी इसकी हाफ लाइफ है? 1 to 2 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं लीवोडोपा के? पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं इसके, ट्रैकीकार्डिया, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत होना, वोमिटिंग उल्टी आ जाना, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ब्राउनिश कलर स्लाइवा, ब्राउन कलर का थूक आना, एंड यूरिन और पेशाब भी ब्राउन कलर का हो सकता है। CNS इफेक्ट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या असर डालती है ये? एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जो एबनॉर्मल लाशऊरी हरकत हो रही होती हैं तो वो उनको कंट्रोल करती है। जैसे बंदा ट्रेमर होता है पार्किंसनिज्म बीमारी में ना, उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं और कांप ही रहे होते हैं, वो रुक ही नहीं रहे होते, वो इनवॉलंटरी होते हैं। ऐसी हरकत जो आपके दायरा अख्तियार में ना हो उनको इनवॉलंटरी कहते हैं। ऐसी हरकत जो आपके अख्तियार में हो वो वॉलंटरी कहलाती हैं। तो ये कौन सी होती हैं हरकत? इनवॉलंटरी। तो इन मोमेंट्स को वो कंट्रोल करता है, मूड चेंज करता है, और डिप्रेशन यानी ये सारी मेडिसिन हैं ही डिप्रेस, यानी दिमाग को थोड़ा सा डिप्रेस करता है ये। अवेलेबल ब्रांड्स इन द मार्केट में लीवोडोपा के कौन से ब्रांड हैं बेटा? लीवोडोपा टैबलेट्स है, लीवोडोपा के नाम से ही आती है टैबलेट, तो खाली स्टमक लेनी होती है। फिर आ जाएगी बेटा एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। समझ में आ जाए तो दोस्तों को, साथियों को मशवरा दें मेरे चैनल का कि वो घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी कर सकें बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एंजियोलाइटिक और हिप्नोटिक ड्रग्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।